हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक इंग्लिश लिटरेचर में वर्ल्ड फेमस राइटर हैं जिनका नाम है चार्ल्स डिकन्स। इनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये काफ़ी बड़ा जो है नॉवेल है फ्रेंड्स। ये उनके वीकली एक न्यूज़पेपर जो निकलता था उसमें वीकली स्टोरी के जैसे सीरियल चलते हैं, जैसे टीवी में हम देखते हैं सीरियल चलते हैं, हर हफ्ते एक एपिसोड आता है। इस तरह से उन्होंने एपिसोड में ये कहानी लिखी थी जो लगातार कई हफ्तों तक चली और ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, इतनी ज़्यादा पसंद की गई श्रोताओं के द्वारा कि जब ये कहानी का प्रकाशन ख़त्म हुआ, यानी ये कहानी एंड हुई, इसके बाद इसे एक किताब के रूप में प्रिंट करवाया गया। आइए देखते हैं टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन्स। फ्रेंड, अ टेल ऑफ टू सिटीज है ना, ये नॉवेल को हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे जो राइटर हैं चार्ल्स डिकन्स, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। चार्ल्स डिकन्स का जन्म जो है फ्रेंड पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में 7 फरवरी 1812 को हुआ था, है ना। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। फादर का नाम था जॉन डिकन्स और माता का नाम था एलिजाबेथ डिकन्स। मेन चीज़ें अभी देखते हैं, फिर इनकी बायोग्राफी में हम इनको बहुत डिटेल में देखेंगे। 7 फरवरी 1812 को पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में जन्म हुआ था। पिता का नाम जॉन डिकन्स और माँ का नाम एलिजाबेथ डिकन्स। फ्रेंड, इनके पिता जॉन डिकन्स जो है, इनके टोटल 8 बच्चे थे और ये दूसरे नंबर के थे उनमें से। इनकी माता जी जो थी फ्रेंड, वो सर्विस में थी, लॉर्ड क्रू के अंतर्गत। पिता जो है क्लर्क का काम करते थे नेवल पे ऑफिस में, यानी दोनों माता पिता दोनों ही जो है ये वर्किंग थे। जब चार्ल्स बहुत छोटे थे फ्रेंड, तो इनके पिता जॉन डिकन्स को जेल जाना पड़ा। इन पर कर्जा हो गया था बहुत ज़्यादा और इस कर्जे की वजह से, हालांकि हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन खास चीज़ें अभी देख रहे हैं, तो जॉन डिकन्स को जेल जाना पड़ा। पिता के जेल के जाने के बाद बहुत सारे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा चार्ल्स डिकन्स को। इसी कारण से इन्होंने गरीबी को और एक आम व्यक्ति जो परेशानियां झेलता है अपने जीवन में, उसको बहुत करीब से इन्होंने देखा। इन्हें एक वेयर हाउस में, ब्लैकिंग वेयर हाउस जो इनके एक रिलेटिव के द्वारा चलाया जाता था फ्रेंड, वहाँ पर काम करने के लिए जाना पड़ा क्योंकि आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा हो गई थी पिता के जेल जाने के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, जब ये केवल 12 साल के थे, इन्हें कई अलग अलग तरीके के काम करना पड़े। बहुत मुश्किल समय देखा, गरीबी को झेला इन्होंने। जब इनके पिता को जेल से मुक्ति मिल गई, छूट मिल गई, तो ये वापस आए और फिर चार्ल्स डिकन्स ने वो ब्लैकिंग वेयर हाउस में काम जो करते थे वो छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई को जारी रखा फ्रेंड वेलिंगटन में। हालांकि इनकी फॉर्मल स्कूलिंग बहुत कम ही हो पाई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ने में जो इनकी रुचि थी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। इन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा और एक जर्नलिस्ट के रूप में काफ़ी लंबे समय तक, यानी आजीवन काम किया इन्होंने। चार्ल्स डिकन्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बायोग्राफी में बहुत डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस नॉवल है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। इस उपन्यास को फ्रेंड 3 बुक में प्रकाशित किया गया, बुक 1, 2 और 3। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही बड़ा उपन्यास है। इसको हम थोड़ा सा समराइज करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आइए बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। इस उपन्यास की एक और खासियत है फ्रेंड कि ये चैप्टर जितने भी हैं इनके सबके नाम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये वीकली एक अखबार में प्रकाशित होती थी कहानी। हर कहानी का एक टाइटल दिया जाता था और ये काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 31 वीक तक छपी ये कहानी और बहुत फेमस हुई। इसलिए आप देखेंगे हर चैप्टर का एक नाम है। चैप्टर 1 है जिसका नाम है द पीरियड। कहानी की शुरुआत होती है फ्रेंड्स 1775 का वर्ष चल रहा है और पूरी दुनिया क्रांति की जो है आग में झुलसने वाली है। एक तरफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने वाला है
एक तरफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है। और ये जो कहानी है फ्रेंड, टेल ऑफ टू सिटीज, तो ये दो शहर कौन से हैं? तो दो शहर हैं फ्रेंड, एक तो फ्रांस का पेरिस और इंग्लैंड का लंदन। ये दो शहरों की कहानी। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन अफेक्ट कर रहा है इंग्लैंड को, और फ्रांस में जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने वाला है। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों जगह राजाओं का शासन है, जहाँ जमींदार जो लोग रहते हैं, कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं, वो जरूरत से ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं गरीब लोगों पर, किसानों पर। इतनी ज़्यादा अराजकता फैली है कि हर जगह चोरी, लूटपाट, है ना, हत्याएं, ये बहुत आम बात हो गई है। एक वर्ड और आप देखेंगे इसमें, गिलेटिन। गिलोटिन फ्रेंड वो एक तरह का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति को जो है पीछे हाथ बांध करके आगे लेटाते हैं और ऊपर से एक जो है धारदार जो है एक ब्लेड गिरती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तो चोरी, लूट, है ना, इस तरह की घटनाएं बहुत आम है। हर व्यक्ति जो है घबराया हुआ है, कभी भी किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है। और जरा जरा सी बात पर वहाँ गिलोटिन पे लोगों को मौत की सजा दे दी जाती है। अब इसमें पहला करेक्टर आता है फ्रेंड, मिस्टर जार्विस लॉरी। नामों को ध्यान रखना। मिस्टर जार्विस लॉरी जो है एक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है और टेल्सन बैंक, टेल्सन्स बैंक में ये क्लर्क का काम करते हैं। ये एक कोच में बैठे हैं और डोवर जा रहे हैं। एक मेल कोच में बैठे, जहाँ मेल भेजी जाती है, उस डब्बे में बैठे और यहाँ से ये डोवर की ओर जा रहे हैं। ठंड का समय है, ये बहुत ज़्यादा जो है शॉल वगैरह से अपने आप को इस तरह से कवर किए हुए कि इनकी पहचान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। आसपास अजनबी लोग बैठे, सभी एक दूसरे से भयभीत हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरी, डकैती और इस तरह की लूटपाट की घटनाओं का दौर चल रहा है। अब इसी समय फ्रेंड एक घोड़े पर बैठ करके एक और करेक्टर आता है जिसका नाम है जेरी क्रंचर। जेरी क्रंचर एक पेपर मैसेज, एक पेपर पर एक मैसेज लेकर के आया और वो मिस्टर लॉरी जो है इनकी पूछता है कि ये कहाँ पर है, इनसे मिलता है और उनको वो पेपर मैसेज दे देता है। इस मैसेज में लिखा रहता है कि डॉवर जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर वो एक लेडी का इंतजार करें। एक बहुत ही फेमस रिप्लाई, क्रिप्टिक रिप्लाई, यानी एक कोड भाषा में रिप्लाई देते हैं मिस्टर लॉरी और कहते हैं रिकॉल्ड टू लाइफ। रिकॉल्ड टू लाइफ, ये क्रिप्टिक मैसेज यानी कोड भाषा में एक मैसेज देते हैं और जेरी क्रंचर वहाँ से घोड़े पे बैठकर वापस चला जाता है और उनका कोच जो है आगे बढ़ जाता है डोवर की ओर। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है फ्रेंड, इसका नाम है द नाइट शैडोज, ना, रात की छाया की शुरुआत होती है फ्रेंड। यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हुए ये एक दूसरे के प्रति अजनबी हैं, एक रहस्य के जैसे हैं एक दूसरे के लिए। पैसेंजर जो बैठे हुए एक दूसरे के प्रति जो अजनबी हैं और एक मिस्ट्री की तरह, रहस्य की तरह, और डोवर की ओर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जेरी क्रंचर से जो ये क्रिप्टिक मैसेज कहा गया था, इससे थोड़ा सा अनईजी महसूस करते हुए वो अपने वापस लौट जाता है टेम्पल बार की ओर। अब यात्रा जारी है फ्रेंड। मिस्टर लॉरी जो है इनको धीरे धीरे नींद आने लगती है और नींद में वो एक सपना देखने लगते हैं। मिस्टर लॉरी जो है फ्रेंड अपने सपने में देखते हैं, पहले तो अपने बैंक को देखते हैं, इसके बाद उन्हें एक स्पेक्टर का मतलब होता है भूत, एक साया जैसा जो दिखाई देता है। उन्हें एक साया दिखाई देता है जो ये बोलता है कि मैं 18 साल से कब्र में दफन हूँ और अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। कॉल टू री लाइफ जो उन्होंने कहा था, वही शब्द उनके कान में जो है बार बार गूंजने लगते हैं। तभी सुबह हो जाती है और उनकी नींद खुल जाती है और बाहर का जो सुंदर सा नज़ारा रहता है वो उसे देखने लगते हैं। उनके दिमाग में वही बात घूमने लगती है और दया आने लगती है ऐसे व्यक्ति पे कि जो 18 साल से दफन था किसी कब्र में और अब वो बाहर निकल के आना चाहता है। चैप्टर 4 फ्रेंड, जिसका नाम है द प्रिपरेशन। मिस्टर लॉरी अब डोवर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद वो कॉफ़ी हाउस में जा करके वहाँ पे अपना नाश्ता करते हैं। वेटर से बातचीत होती है और ये बताता है वेटर कि टेल्सन बैंक जो है ये दोनों जगह ऑपरेट करता है, इसकी शाखा लंदन में भी है और पेरिस में भी है। मिस्टर लॉरी जो पिछले 15 साल से पेरिस नहीं गए वो इस बारे में सोच ही रहे होते हैं
उसके बाद फिर वो थोड़ी देर आराम करते हैं, बीच पर टहलने चले जाते हैं और फिर वापस आकर थोड़ी देर जो है बैठ करके एक वाइन का गिलास लेते हैं। वो टहल के आते हैं बीच से फ्रेंड, शांति से वो बैठे होते हैं कि एक आवाज़ से वो उनकी शांति भंग हो जाती है और ये आवाज़ आती है एक लेडी जिनका नाम है मैम सेल। मैम सेल कौन है? ये मिस मैनेट है। मिस मैनेट की आवाज़ आती है फ्रेंड और ये बोला जाता है कि वो तुरंत उनसे मिलना चाहती है। अब फ्रेंड मिस्टर जार्विस लॉरी, इनकी मुलाकात होती है मिस मैनेट करके, ये जो लेडी है, और दोनों मुस्कुरा करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, दोनों मिलते हैं, बात करते हैं। अब मिस्टर लॉरी याद करते हैं कि कैसे वो इस अनाथ बच्ची को एक सड़क पर से उठा करके लाए थे। ये जो छोटी बच्ची थी मिस मैनेट अनाथ थी। हालांकि फ़िलहाल इसका खर्चा जो है ये बैंक जो है टेल्सन बैंक ये खर्चा उठाती है इसका। मिस मैनेट को ये भी सूचना दी जाती है कि उन्हें जल्दी फ्रांस पेरिस जाना है और मिस्टर जार्विस लॉरी उनके साथ में जाएंगे। वहाँ पर उनके लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है। मिस्टर लॉरी फ्रेंड मिस मैनेट को बताते हैं कि उनके पिता, जिनके बारे में अब तक ये समझा जाता था कि वो मर चुके, वो मरे नहीं है, वो अभी भी जीवित है। एक्चुअल में वो फ्रांस की एक बेस्टिल जेल है जहाँ पर बंद थे। अब उन्हें वहाँ से छोड़ दिया गया है और वह अपने पुराने एक नौकर के घर में जो है रह रहे हैं वहाँ पे। तो लॉरी उनको मिस मैनेट को बताते हैं कि अब हम दोनों को वहाँ पर चलना है उनसे मिलने के लिए। फ्रेंड ये जो मिस मैनेट है, इनके पिता एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे और माँ जो है वो एक इंग्लिश थी, यानी इंग्लैंड की रहवासी थी। मिस्टर लॉरी बताते हैं कि उनके पिता बहुत सालों से जो है एक जेल में बंद थे, लेकिन अब वो छूट चुके हैं और अब उन दोनों को वहाँ उनसे मिलने जाना है। इस बात से मिस मैनेट जो है इतनी ज़्यादा आश्चर्यचकित होती हैं, भौचक्की रह जाती हैं कि वो बेहोश हो जाती। वहाँ के करीबी एक सर्वेंट रहते हैं जो आकर के उनको जो है सांत्वना देते हैं और उन्हें बेहोशी से जगाते हैं। अब फ्रेंड चैप्टर 5 की शुरुआत होती है जिसका नाम जो है, शीर्षक जो है द वाइन शॉप। तो कहानी शुरू होती है फ्रेंड पेरिस, यहाँ पेरिस की घटना है। यहाँ मॉन्सियर डी फार्ज की शराब की दुकान है। शराब की दुकान के बाहर जो है एक वाइन का बैरल जैसा रहता है। पुराने ज़माने में बैरल रहते थे, वो बैरल गिर जाता है और टूट जाता है और पूरी शराब जो है उस फुटपाथ जो रहता है वो वहाँ पे बिखर जाती है, पत्थरों की जो एक गली टाइप की रहती है। आसपास खड़े लोग जो है उस वाइन के ऊपर टूट पड़ते हैं जैसे सदियों से भूखे हो, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी फ्रेंड, भुखमरी थी, गरीबी थी, लोग जो है एक रोटी तक के लिए तरस रहे थे। वाइन का वो एक बहुत बड़ा सा ड्रम जो है वो गिर जाता है, टूट जाता है, लोग उस वाइन को पीने के लिए टूट पड़ते हैं और हाथों से उठा उठा के उस वाइन को पीने लगते हैं। फ्रेंड ये फ्रांस की उस समय की स्थिति को बतलाता है, जब आदमी, जितने भी वहाँ की जनता है, गरीब जनता जो है एक एक रोटी के एक एक दाने के लिए तरस रही थी। लोग शराब के लिए इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे कि जानवर जो है रोटियों की तलाश में जो है जैसे बोटी डाल दी जाए और जानवर टूट पड़ते हैं उस पर। डेफार्ड ये नज़ारा देख रहा होता है और पास में एक व्यक्ति खड़ा रहता है जिसका नाम रहता है गैस्पार्ड और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, दोनों व्यथित होते हैं इस सीन को देख करके। गैस्पार्ड जो है अपनी एक उंगली को डुबोता है उस शराब से और मिट्टी से और वहाँ पे एक दीवार पर लिख देता है ब्लड। इस चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। डेफार्ड की जो वाइन शॉप रहती है उसके बाहर की दीवार पर उस वाइन जो गिर गई थी और मिट्टी और वाइन को मिला करके वो दीवार पर लिख देता है ब्लड। अब डेफार्ड जब अंदर जाता है अपने वाइन शॉप में तो उसकी जो पत्नी रहती है उसे हल्का सा खांस करके आईब्रो से इशारा करती है, सामने कुछ लोग बैठे। जब डेफार्ड सामने देखता है तो वहाँ पर मिस्टर लॉरी, मिस मैनेट और 3 अजनबी से व्यक्ति बैठे रहते हैं जिनका नाम रहता है जैक्स। इन नामों को जरूर आप याद रखना। तो ये जो 3 व्यक्ति बैठे हैं फ्रेंड, इनका नाम है जैक्स। ये कोड वर्ड वाला नाम है, जो डेफार्ड का भी यही नाम है जैक्स। ये कोड वर्ड में भाषा
ये जो नाम यूज़ किया जाता था, ऐसे लोग जो क्रांति से जुड़े हुए थे, यानी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए थे। डेफार्ड उन तीनों से कहता है कि तुम एक कमरे में चले जाओ, जहाँ जहाँ तुम जो देखना चाहते हो वो देख लो जाके। और फिर वो मिस्टर लॉरी से बात करने लगता है। मिस्टर लॉरी फ्रेंड डेफार्ज को अपना और मिस मैनेट का परिचय देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि वो डॉक्टर मैनेट से मिलना चाहते हैं। अब डॉक्टर मैनेट कौन है? ये मिस मैनेट के वही पिता हैं जो कई सालों से जेल में बंद थे। इस पर से डेफार्ज उनसे कहता है कि 5th फ्लोर पे, 5वें माले पर वो एक कमरे में बंद है। मिस्टर लॉरी को जब वहां पहुंचते हैं तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य भी होता है और क्रोध भी आता है कि डॉक्टर मैनेट को एक अंधेरे से कमरे में लॉक करके रखा हुआ होता, बंद करके रखा हुआ होता। इस पर डेफार्ज उनसे कहता है कि मिस्टर मैनेट की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और अभी भी वो जो है यही मानते हैं कि वो जेल में है, और इतने सालों से उन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, इसलिए उन्हें एकदम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब मिस मैनेट जब अपने पिता को देखती हैं तो एक बहुत बूढ़ा सा, एक कमजोर सा, दुर्बल सा व्यक्ति रहता है जिसके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और वो एक मशीन पर बैठे होते हैं जिसका नाम रहता है गैरेट। एक इक्विपमेंट रहता है गैरेट जिससे जूते बनाए जाते हैं, तो वो अभी भी जूते बना रहे होते हैं। इतने सालों से जेल में बंद थे डॉक्टर मैनेट कि उनकी मानसिक अवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्हें ना तो अपना नाम याद है, ना उनको अपने परिवार के बारे में कुछ याद है, और वो इतने सालों से जो जूते बनाने का काम कर रहे हैं, केवल उनको लगता है कि बस वो अभी भी जेल में ही है और वो अपने उसी काम को करते रहते हैं, जूते बनाने का। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है फ्रेंड, और इसका नाम है द शू मेकर, जूते बनाने वाला। जैसा कि हमने देखा कि डॉक्टर मैनेट जो है वो अपने जूते बनाने वाले जो मशीन है उस पर बैठे हुए हैं, जूते बना रहे हैं, और उनको इस बात का होश ही नहीं कि वहाँ पे कोई आया उनसे मिलने के लिए। डॉक्टर मैनेट की मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है फ्रेंड कि जब उनसे उनका नाम पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं कि 105 नॉर्थ टावर, यानी कि जिस सेल में वो कैद थे इतने सालों से, 105 नॉर्थ टावर, वो अपने सेल का एड्रेस बताते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि वो इस जेल में ही है, और वो बताते हैं कि मैंने इस जेल में, यानी कि यहाँ पर आकर के ये जूते बनाने का काम सीखा। जब डॉक्टर मैनेट से मिस्टर लॉरी बात करते हैं तो उन्हें बिल्कुल हल्की फुल्की सी याद आती है उनकी, यानी उनको बहुत जरा सा ही पहचान पाते हैं। मिस मैनेट भी जब उन्हें बोलती हैं कि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, तो वो उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन्होंने जब उसको देखा था तब वो बहुत छोटी थी। उसके सुनहरे से करली बाल थे, गले में एक जो है मफलर टाइप का वो एक कपड़ा जैसा लगा हुआ था उसके, वो हल्का फुल्का सा याद कर पाते हैं, ज़्यादा कुछ उन्हें याद ही नहीं आता। मिसेस मैनेट उन्हें याद दिलाती हैं कि तुम्हारी एक पुत्री थी बहुत छोटी सी, वो मैं ही हूँ, और वो उन्हें दिलासा देती है कि जो बीत गया, पास्ट में जो बुरा हो चुका है उसे जाने दीजिए, और आइए हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब मिस मैनेट फ्रेंड डिफार्ज जो रहता है जिसके घर में ये रह रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी जो है वापस भेजने का इंतज़ाम किया जाए, और वो उन्हें लंदन लेकर के जाएंगी। तो उनके जाने की तैयारी की जाती। जिस गैरेट, देखिए इसका नाम जरूर ध्यान रखना आप, द गैरेट, जो मशीन रहती है जिससे जूते बना रहे होते वो, उस मशीन से जब वो हटते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि वो जेल से छूट चुके हैं। मिस मैनेट उन्हें दिलासा देती है और उन्हें धीरे धीरे ये एहसास दिलाती है कि अब वो जेल में नहीं है, अब वो जेल से आज़ाद हो चुके हैं, और उनके जाने की तैयारी वह शुरू हो जाती है। मिस्टर लॉरी इस बात पे सोच रहे होते हैं कि कैसे एक अच्छे भले आदमी को, जो एक डॉक्टर हुआ करता था एक ज़माने में, इस तरह से उसे जो है इस हाल में ला दिया गया है कि जिसको अपना खुद का ही होश नहीं है। जो एक किसी समय एक बहुत सामान्य और अच्छा आदमी था, अब ऐसा आदमी हो चुका है जिसे खुद का ही होश नहीं है कि वो कहाँ है, ना तो वो अपने किसी पहचान वाले को, यानी अपनी पुत्री तक को नहीं पहचान पा रहा। और इसके साथ फ्रेंड ये बुक 1 यहाँ पे एंड हो जाती है। आइए फ्रेंड अब सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, जिसका नाम है 5 years later,
यानी 5 साल बाद की घटना है। यहाँ टेल्सन बैंक के एनवायरनमेंट को दिखाया जाता है सबसे पहले कि किस तरह से एक अंधेरे नुमा कमरे में लोग काम कर रहे हैं, हालांकि वो लोग उस काम करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। यहाँ पे फ्रेंड वही व्यक्ति आता है जेरी क्रंचर, जिसने मिस्टर लॉरी को एक मैसेज दिया था शुरुआत में कहानी के। जेरी क्रंचर जो है ये भी एक ऑड जॉब, एक अजीब सा काम करता है टेल्सन बैंक में। जेरी क्रंचर जो है वाइट फ्रियार्ड्स इस जगह पे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ। दोनों पति पत्नी की आपस में बिल्कुल नहीं पटती और जेरी क्रंचर को इस बात से हमेशा चिढ़ आती है कि उसकी पत्नी जो है हमेशा घुटनों के बल बैठ करके प्रार्थना करती रहती। उसे कई बार तो ऐसा लगता है कि ये उसके खिलाफ ही प्रार्थना करती है कि इसका बुरा हो जाए, इस तरह की मानसिकता रहती और उसे बार बार टोकता है प्रार्थना करने से। उसका पुत्र भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और उसके साथ काम पर भी जाता है वो अक्सर। अब चैप्टर 2 की शुरुआत होती है फ्रेंड और इसका नाम है द साइट, दृश्य। अब जेरी क्रंचर को फ्रेंड एक ओल्ड क्लर्क टेल्सन बैंक का जो रहता है वो एक मैसेज देता है और वो कहता है कि ये मैसेज जा करके तुम्हें मिस्टर लॉरी को देना है जो ओल्ड वैली में रहते हैं। फ्रेंड जेरी क्रंचर को ये मैसेज जा करके देना है जार्विस लॉरी को और इस मैसेज में ये लिखा है कि इस कहानी का अब जो नायक आने वाला है इसका नाम है चार्ल्स डार्ने। चार्ल्स डार्ने पर फ्रेंड एक अदालत में केस चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है और ये मुकदमा है विद्रोह करने का, जासूसी करने का इंग्लैंड के खिलाफ। चार्ल्स डार्ने जो है ये अ टेल ऑफ टू सिटीज इस कहानी का एक तरह से कह सकते हैं कि नायक है। इस पर आरोप लगा है जासूसी करने का और इसकी सजा जो है ये मौत की सजा भी हो सकती है। फ्रेंड ये जो क्लर्क मैसेज देता है जेरी क्रंचर को कि वो मैसेज जा कर के देना है जार्विस लॉरी को जो ओल्ड वैली नामक एक जगह वहां पर रहते हैं। फ्रेंड ये जो कहानी है टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, बहुत मिस्टीरियस कहानी है। जैसे जैसे कहानी ये आगे बढ़ती जाएगी बहुत सारी चीज़ें आपके जो खुलासे में आती जाएंगी, आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी, जो अभी कुछ एक रहस्य जैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड ये मुकदमा चल रहा है एक अदालत में और इसके जो जो मतलब आरोपी है वो है चार्ल्स डार्ने। अब यहाँ पर डॉक्टर मैनेट और उनकी पुत्री जो है डॉटर यानी कि मिस मैनेट, ये दोनों भी उस अदालत में बैठे हुए हैं और इनको गवाही देना है यानी गवाह के रूप में वहाँ पर पेश होना है। 3 फ्रेंड जिसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट, इसमें ये दिखाया गया कि चार्ल्स डार्ने पर ये आरोप है कि वो बार बार जो है इंग्लैंड जाता है फ्रांस से, है ना, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच उसकी जो है अक्सर जो है यात्राएं होती हैं। और इस केस का फ्रेंड जो मुख्य गवाह है वो है जॉन बर्सथ। ये एक फ्रेंड है चार्ल्स डार्ने का जो ये बताता है कि ये अक्सर जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यात्रा करता है ताकि वो फ्रांस की गुप्त जानकारी इंग्लैंड को भेज सके। डार्ने पर ये जो आरोप लगाया फ्रेंड ये 5 साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें चार्ल्स डार्ने जो है ये मिस्टर लॉरी के पास जाते हैं और उन्हें जो है एक मैसेज देते हैं। लॉरी जो है जार्विस लॉरी और मिस मैनेट, इनको ये पहचानना है कि ये वही व्यक्ति था जो उस दिन उस जहाज पर आया था संदेश देने के लिए। मिस्टर डार्विस लॉरी फ्रेंड हालांकि रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये वही आदमी है जो उस दिन आया था। अब मिस मैनेट से भी यही बात पूछी जाती है। मिस मैनेट इस बात से दुखी है कि यदि उन्होंने इस बात उस व्यक्ति को पहचान लिया जो कि वो मान नहीं कि ये हाँ वही व्यक्ति था, इस गवाही से उस व्यक्ति का आरोप सिद्ध हो जाएगा और उसे फांसी यानी कि मौत की सजा भी हो सकती है। फ्रेंड मिस मैनेट जिनका पूरा नाम है ल्यूसी मैनेट, वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि हाँ ये वही व्यक्ति था जो उस दिन वहाँ जहाज पर आया था। अब बर्सथ की गवाही से निश्चित रूप से चार्ल्स डार्ने को मौत की सजा होने वाली है। अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है फ्रेंड। जो इनका केस लड़ने वाला वकील है मिस्टर कार्टन, इनकी शक्ल हूबहू चार्ल्स डार्ने जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। जब उस गवाह से पूछा जाता है कि क्या तुम
इनको पहचान सकते हो? तो वो कहता हाँ बिल्कुल मैं पहचान सकता हूँ। तो मिस्टर कार्टन जो है वो पुराने ज़माने में वकील और जज जो है अपने सर पर एक बेग जैसा लगा करके रखते थे सफ़ेद बालों का। उस बेग को वो उतारते हैं और कहते हैं कि पहचानो कौन है, मैं हूँ या वो है। चूंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है, वो गवाह जो है घबरा जाता है और इस पॉइंट से ये केस पूरी तरह से खारिज हो जाता है, क्योंकि अब वो पहचानने में असमर्थ है कि वाकई में कौन व्यक्ति था। इस तरह से फ्रेंड चार्ल्स डार्ने जो है वो उस केस में पूरी तरह से बरी हो जाता है, यानी कि उसको कोई भी सजा नहीं दी जाती, अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती। जब लूसी फ्रेंड चार्ल्स डार्ने को पहचान लेती कि हाँ ये वही व्यक्ति था, वो इस डर से बहुत घबरा जाती है कि अब इसे जरूर मौत की सजा हो जाएगी और वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर लॉरी जो है जेरी क्रंचर की मदद से उसे बाहर ले जाते हैं। हालांकि बाहर पहुंचते उन्हें एक खबर मिल जाती है कि चार्ल्स डार्ने को उस केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। मिस्टर मैनेट, लूसी, मिस्टर लॉरी और दो सॉलिसिटर यानी जो वकील था उनका नाम था मिस्टर स्ट्रीवर, ये सारे बधाई देते हैं चार्ल्स डार्ने को बाइज्जत बरी होने के लिए।